हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आपके आर एस मेंस पेपर फोर्थ की। आपके आर एस मेंस 2024 की जो आपके एग्जाम 27-28 जनवरी को होंगे उसमें आपके पेपर फोर्थ की आज की क्लास रहने वाली है, जिसमें हम हिंदी है वो अपनी कवर कर रहे थे, हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसमें सबसे पहले पार्ट ए यानी आपके व्याकरण की क्लास रहने वाली है पार्ट ए में, और आपके पार्ट बी में जो आपको पिछले टेस्ट में जो आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया था वो आज करेंगे। इसके साथ साथ ही आपके पार्ट ए की जो आप बोल रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम्पल लेके आइए, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए पार्ट ए आपका, पार्ट बी का हर क्वेश्चन चल ही रहा है। साथ में आपके पार्ट सी की भी डिमांड चल रही है कि पार्ट सी में भी आपको जो निबंध है वो 3 से 4 इंपॉर्टेंट निबंध करवाए जाए। तो आगे आने वाले टेस्टों में वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। एग्जाम से पहले मैं आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट निबंध है वो यहाँ पे करवा दूंगी। साथ में उनके लिए एक्स्ट्रा जो कंटेंट होगा वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप हमारे पार्ट सी और इंग्लिश के कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अभी तक आपने देखा होगा कि इंग्लिश का बहुत सारा कंटेंट है वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो चलिए आज के टेस्ट पर चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा पार्ट ए का क्वेश्चन रहने वाला है वो है आपके निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय पृथक करना है। पिछले 3 से 4 टेस्टों में हम प्रत्यय के लिए जो है वो प्रैक्टिस इसी प्रकार कर रहे हैं कि आपके प्रत्यय है वो पृथक करने के लिए, जिसमें हम मूल धातु और प्रत्यय दोनों है अच्छे से अलग कर रहे हैं। साथ में इसमें हमारी प्रैक्टिस हो रही है कि अगर दो दो शब्द वाले भी क्वेश्चन आ जाए कि आपको एक प्रत्यय दिया हुआ होगा और उससे दो दो शब्द बनाने हैं तो वो भी हम अच्छे से कवर कर पाए। सबसे पहले में जो प्रत्यय दिया गया है, सॉरी शब्द दिया गया है वो है नीतिज्ञ। नीतिज्ञ की बात करें तो इसमें हमारा जो मूल शब्द या मूल धातु है वो है नीति। वो क्या है? नीति है। और इसमें जो प्रत्यय दिया गया है वो है ज्ञ। अब नीति है तो इसमें ध्यान रखना आप इसको लिपि, विधि, लिपि और विधि, अब इन चीजों में अगर हम देखें तो आप देखिए अपन जब ये लिपि लिखते हैं ना तो इस प्रकार लिख लेते हैं, विधि है अपन इस प्रकार लिख देते हैं और नीति इस प्रकार लिखते हैं। इन तीनों में अंतर क्या होगा? आपका विधि है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, लिपि है वो गलत लिखा गया है और नीति भी आपका बिल्कुल ही सही लिखा गया है। अगर हम बात करें तो कई बार आपको कंफ्यूजन के लिए है जो शब्द शुद्धि आता है इसमें लिपि इस प्रकार लिखवा देते हैं, लेकिन लिपि में आपको क्या है कि आपके जैसे प्रतिलिपि लिखते हैं दोनों है वो ई की मात्राएं छोटी आएंगी, विधि में भी छोटी आएंगी लेकिन नीति में नहीं आएंगी। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें दिया गया है जीन नगर। जीन नगर की बात करें तो इसमें आपका जो मूल शब्द होगा या धातु होगी वो होगी जीन, जिसमें आपके अगर प्रत्यय की बात करें तो वो कौन सा होगा? गर। जीन और आपका प्रत्यय होगा गर। आगे बढ़े। अगला शब्द हमें दिया गया लुहार। लुहार में जो आपका धातु होती है वो होती है लोहा। धातु कौन सी है? यानी मूल शब्द है वो लोहा होता है। और अगर हम बात करें इसमें आपका प्रत्यय होता है वो होता है आर। तो आज के जो सारे के सारे आपके प्रत्यय इंपॉर्टेंट है, आपको इसी क्लास में अच्छे से उनको याद करना है। अगला जो हमें दिया गया कहार। अगला क्या दिया गया? कहार। कहार की बात करें तो इसमें कह धातु है, कह धातु है और आर इसमें प्रत्यय है, आर इसमें प्रत्यय है। सुथार की बात करें तो इसमें मूल धातु क्या है या शब्द है वो क्या है? शुद्ध। क्या? सुथ। इसमें सॉरी क्या आएगा? थ आएगा, ये ध नहीं लिखा होगा, थ। तो इसको अपन लिख सकते हैं सूथ। सूथ। तो ये तो आपका क्या हो गया? मूल धातु हो गई, मूल आपका शब्द हो गया। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें कि आपका जो प्रत्यय है वो कौन सा है? आर। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि आर से बनने वाले दो शब्द लिखे, लुहार लिख सकते हो, कहार लिख सकते हो और सुथार लिख सकते हो। अगला हमें दिया गया सुनार। सुनार की बात करें तो इसमें भी आपका आर प्रत्यय है और जो धातु होगी वो होगी सोना। सोना धातु और आर प्रत्यय। अगला जो हमें शब्द दिया गया रसिया दिया गया है, जिसमें आपका मूल धातु है रस और इसमें अगर प्रत्यय की बात करें तो वो है या। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। अगला हमें दिया गया है शब्द तेली। तेली शब्द की बात करें तो इसमें जो आपका मूल शब्द है धातु है वो है तेल और इसमें जो प्रत्यय दिया गया है वो दिया गया है ई प्रत्यय। कौन सा? ई प्रत्यय। भेदी की बात करें तो भेद इसमें मूल शब्द है और ई इसमें क्या है? प्रत्यय है। इसी
प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और अगला, और इस क्वेश्चंस का प्रत्यय का लास्ट हमें एग्जाम्पल है वो कठुआ दिया गया है, जिसमें आपके कठुआ में काठ तो आपकी मूल धातु यानी मूल शब्द होता है, और इसमें उआ है वो प्रत्यय आता है। कठुआ उआ प्रत्यय आता है, तो ये प्रत्यय भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। एक उआ होता है और एक उटा भी होता है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो उटा प्रत्यय अलग है और उआ प्रत्यय अलग है। ध्यान रखना, कठुआ काठ इसमें धातु होगी, उआ इसमें प्रत्यय होगा। तो हमने उआ प्रत्यय पर बात कर ली, आर प्रत्यय के एग्जाम्पल देखे हमने, ई प्रत्यय के भी देखे, और आज हमने गे और एक गर प्रत्यय के भी एग्जाम्पल देखे। तो आज की क्लास में प्रत्यय वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है आपके पर्यायवाची का, जिसमें आपको 10 एग्जाम्पल दिए गए पर्यायवाची के। आज के इसमें हमें क्या बोला है कि दो दो पर्यायवाची लिखिए। मैं दो दो से ज्यादा आपको 4 से 5 पर्यायवाची है यहाँ पे याद करवाऊंगे। हो सकता है जो आपको याद हो वो ही इसमें हो, या फिर थोड़े अलग भी हो सकते हैं। जो थोड़े अलग हो वो आपको याद करनी है। अग्नि का सभी बच्चों को याद होगा, 4 नहीं, इसका तो 4 से भी ज्यादा याद हो जाएगा आपको। जैसे सबसे पहला हम याद रखते हैं आग हो गया, इसका पावक हो गया, अनल हो गया, अनल हो गया। इसके अलावा इसका हुतासन हो गया, हुतासन हो गया। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ज्वाला हो गया। क्या हो गया? ज्वाला। ज्वाला के अलावा भी जैसे इसमें सिखी भी बोलते हैं, जातवेद भी बोलते हैं, और वहीन भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे आपके अग्नि के पर्यायवाची है, आग, पावक, अनल, हुतासन और ज्वाला। अगला हमें दिया गया अमृत। अमृत की बात करें तो अमृत का सबसे पहला होता है वो एग्जाम्पल हमें याद रहता है सुधा। अमृत का पर्यायवाची सुधा हो गया, सोम। इसके अलावा पीयूष। पीयूष के अलावा क्या रहता है? अमी। क्या रहता है? अमी। अमी के अलावा अमीय, और अमीय में जो मात्रा है वह क्या होगी? छोटी होगी। तो ये भी आपके अमृत के पर्यायवाची रहते हैं। अगला हमें दिया गया असुर यानी दैत्य। ठीक है, दानव, राक्षस। तो इसके कई सारे याद होंगे ना, जैसे दानव, राक्षस। अभी सबसे पहले हमने बोला दैत्य, दैत्य। और भी याद होते इसके धनुज, धनुज, निशाचर, रजनीचर। ठीक है, धनुज, जय, धनुज। तो ये हो सकते हैं। इसका एक सब संबर भी होता है, अगर किसी को इसको याद हो तो ये संबर भी होता है। तो असुर के दानव, राक्षस, दैत्य, धनुज, संबर, निशाचर, रजनीचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें दिया गया है कमल। कमल के पर्यायवाची की बात करें तो कमल का होता है आपका राजीव। क्या होता है? राजीव। इसके अलावा अरविंद। इसके अलावा अरविंद। दो हो गए। बाकी की अगर हम बात करें तो इसमें होता है इसका सरोज। सरोज के अलावा इसमें कोकनद भी होता है। कोकनद, किसी ने सुना है नाम? कोकनद। कोकनद भी किसको? कमल को बोलते हैं। इसके अलावा इसको अब्ज। क्या बोलते हैं? अब्ज भी बोलते हैं। और अपन ने अगर इसके देखे तो इसको नलीन, जलजात, ये सारे भी नाम याद रख सकते हो। लेकिन अपन को राजीव, अरविंद, सरोज, कोकनद, अब्ज ये याद रखने हैं, जो कि इजी होते हैं और हमें याद भी होते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया हमें कामदेव। कामदेव की बात करें तो इनके हमें याद करनी है पर्यायवाची। तो जो कामदेव होता है इनका सबसे पहला आता है अनग। क्या आता है? अनग। और कदर्प, 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 और मदन। ये कामदेव के पर्यायवाची है। इनके अलावा अगर आपन याद रखें तो एक समर भी इसका पर्यायवाची है। और समर के अलावा अगर हम बात करें तो रतिपति काफी इंपॉर्टेंट है। रतिपति, रतिपति है वो कामदेव को बोलते हैं। तो इसके अनग, कदर्प, मदन, समर, रतिपति। हो सकता है कुछ और भी आपको याद हो, जैसे इनके अधेय भी होती है, मीन केतु भी इनको बोलते हैं, इनको पंचसर भी बोलते हैं, अतनु भी बोलते हैं। तो और सारे भी हो सकते हैं, लेकिन अपन को ये सिर्फ याद रखनी है। अगला है किरण। किरण की बात करें तो सबसे पहले जो याद आता है वो आता है हमें कर। किरण का पर्यायवाची रहता है कर। और मयूख, कर, मयूख। और क्या याद रहता है? मरीचि। किरण के पर्यायवाची है ये कर, मयूख, मरीचि, रश्मि। क्या आता है? रश्मि। और एक जो याद रखते हैं वो होता है अंशु। ये आपको इनमें से 2 से 3 तो आपको याद ही होंगे। तो अपन किरण के पर्यायवाची कर, मयूख, मरीचि, रश्मि और अंशु।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें दिया गया है शब्द केस। केस की बात करें, सबसे पहला हमें याद रहता है बाल। बाल के अलावा अगर हम बात करें तो कुंतल। कुंतल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केस के हमें याद रहते हैं एक शिरोरूह। क्या याद रहता है? शिरोरूह। 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 तो बाल, कुंतल, शिरोरूह और एक कच। एक क्या होता है? कच। बाकी के हो सकता है आपको और भी याद हो, जैसे इसको अलग भी बोलते हैं, बाल को अलग भी बोलते हैं। तो केस के क्या क्या होंगे? बाल, कुंतल, शिरोरूह, कच और अलग। आगे बात करते हैं हम गंगा की। गंगा के पर्यायवाची देखें तो गंगा के पर्यायवाची में सबसे पहला जो पर्यायवाची आता है भागीरथी। भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है। इसके अलावा जानवी। जानवी। जानवी भी पर्यायवाची है गंगा का। त्रिपथगा। त्रिपथगा। और कौन से या होंगे? सुरसरी। सुरसरी ये भी गंगा का पर्यायवाची है। इसके अलावा भी जैसे देव नदी, देवपगा और सुरधुनी ये भी गंगा के पर्यायवाची है। भागीरथी, जानवी, त्रिपथगा, सुरसरी। इसके अलावा देव नदी, देवपगा ये भी है। अगला आता है गरुड़। गरुड़ की बात करें तो गरुड़ के अगर आपके पर्यायवाची की बात करें, सबसे पहला आता है खगेश। सबसे पहला क्या आता है? खगेश। मैं पहले पोत वही लिखवाती हूँ आपको जो हमें याद होता है, या फिर नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं जिसके बारे में, तो सबसे पहले एक से दो है वो ही हमारे माइंड में क्लिक होंगे जो हमने बार बार पहले कभी पढ़े हैं। तो खगेश है, हमने सबसे पहले गरुड़ का है वो पर्यायवाची देखा है, तो ये खगेश हमें याद होता है। इसके अलावा जो हमें याद होता है वो होता है नागातंक। नागातंक। नागातंक ये हमें याद रहता है। इसके अलावा अगर हम याद करते हैं तो सरपारी। सरपारी ये भी याद होता है हमें। और एक इनके बारे में जो हमने पढ़ा है वो है वेनते। वेनते ये नाम हमने पढ़े हैं। इसमें से खगेश, नागातंक और वेनते ये तो तीन हमें याद होते हैं। आप सरपारी भी याद कर सकते हो। अगला जो दिया हुआ है वो है चा। चा यानी इच्छा, क्या? अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। तो इसके तो हमें कई याद है, जैसे इच्छा हो गया, कामना हो गया, बोलते ना इस चीज की कामना है। आकांक्षा हो गया, आकांक्षा हो गया। और अपनी बात अभी की थी अभिलाषा। अभिलाषा। और इसका क्या हो सकता है? अभिलाषा। तो इच्छा, कामना, आकांक्षा और अभिलाषा। एक वांछा भी बोलते हैं, लेकिन आप ये चारे याद रख सकते हो। आगे बढ़े। अगला आता है हमारा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। यानी हमें क्या दिया गया है? हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो लिखने हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो दिया गया है जिसके माता पिता न हो। यानी वो क्या होता है? वो होता है अनाथ। वो क्या होता है? अनाथ। मैं हर जो आपके पार्ट एक है, जो आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, हर एक टॉपिक के है वो 10-10 क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी हो पाए। तो आपको ये जो यहाँ पर जितने एग्जाम्पल मिल रहे हैं यही के यही याद करनी है आपको। जो चीजें आपकी, जैसे मान के चलिए कि अभी मैंने आपको करवाया था, जैसे गरुड़ के आपको पर्यायवाची नहीं आते होंगे या फिर आपको एक ही याद होगा, तो उसको आप जब भी कोई, जैसे आप पढ़ रहे हो हिंदी की नोटबुक ले रखे तो उसके ऊपर लिख लीजिए। 2 बार उस चीज को लिखोगे, या फिर आप कोई A4 साइज का पेज लेके रखिए, 2 बार उस चीज को लिखोगे तो आपको वो याद हो जाएगा। और फिर आप 2-3 दिन बाद में या फिर जब भी आप इस PDF का रिवीजन करोगे टेलीग्राम से, तो उस टाइम भी आप ये पढ़ोगे तो आपको फटाक से याद हो जाएगा, क्योंकि जब हम लिखकर कोई चीज याद करते हैं तो वो बहुत जल्दी याद होती है। अगला में दिया गया जो पीछे जन्मा हो, यानी छोटा भाई। पीछे यानी अपने बाद जन्मा हो छोटा भाई, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनुज। उसे क्या बोलते हैं? अनुज। जिसका निवारण न किया जा सके। जिसका निवारण न किया जा सके तो वो होता है अनिवार्य। अनिवार्य। या फिर आप लिख सकते हो अनिवार्य भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। अगला है जिसे कहा न जा सके। जिसे कहा ना जा सके तो वो क्या हो गया? वो हो गया अकथनीय। वो क्या हो गया? अकथनीय। जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय। जो कुछ नहीं जानता हो। जो कुछ नहीं जानता हो तो वो होता है अज्ञ। वो क्या होता है? अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो। आगे की बात सोच लेने वाला, तो वो होता है अगर सोची। आगे की बात जो सोच लेता है वो होता है अगर सोची।
अगला हमें दिया गया जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो वो क्या होता है? अतीत। कहते हैं ना अतीत के गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, तो अतीत जो बीत चुका हो, अतीत। ऐसे कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो कि सूर्य को भी न देख सके, उन उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं असूर्य पस्या। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने शायद ही पहले पढ़ा होगा इसको। तो ये होती है, इसको बोलते हैं असूर्य पस्या, असूर्य पस्या, ए सूर्य पस्या, यानी जो कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो कि सूर्य को भी न देख सके, तो ए सूर्य पस्या। जो देखा न जा सके वो होता है अदृश्य, जो देखा न जा सके अदृश्य। और जो हो ही नहीं सकता, जो हो ही नहीं सकता वो होता है असंभव, और जो हो सकता है वो क्या होता है? संभव, और जो नहीं हो सकता वो होता है असंभव। तो ये हमने 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे, अच्छे से हम यहीं पर याद कर लेंगे। अगला जो हमें दिया गया है वो दिया गया है विलोम शब्द। अगला दिया गया है विलोम शब्द। सबसे पहला जो हमें विलोम शब्द दिया गया है वो दिया गया है उदयाचल। उदयाचल की बात करें तो इसमें एक इदा आएगा, वो भी पूरा, तो ये नहीं आएगा। तो उदयाचल है वो इस प्रकार लिखा जाएगा। और उदयाचल की अगर हम विलोम की बात करें तो उसका उदय का क्या होता है? अस्त होता है, तो उदयाचल का क्या हो जाएगा? अस्ताचल, अस्ताचल। अगला उपत्यका क्या होता है? उपत्यका का जो विलोम होता है वो होता है अधितेका। वो क्या होता है? अधितेका। उर्वर का क्या होता है? उर्वर का होता है उत्सर, उत्सर। बंजर भूमि होती है उसको उर्वर बोलते हैं, उत्सर उपजाऊ भूमि, या फिर इसको अनुर्वर भी बोल सकते हैं, अनुर्वर, अनुर्वर। तो उर्वर के उत्सर और अनुर्वर दोनों ही एग्जाम्पल है, सॉरी दोनों ही विलोम में हो सकते हैं। अगला जो आया हुआ है वो है रिजु। रिजु की बात करें तो इसका होता है वक्र, इसका क्या होता है? वक्र। और इसका आप कुटिल भी लिख सकते हो, वक्र या कुटिल, जो भी आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक हो आप लिख देना। रिजु का विलोम वक्र और कुटिल। ये कुछ शब्द है वो आपके लिए हो सकता है याद ना हो आपको, तो इसका 1 से 2 बार अभी रिवीजन कर लेना, बार बार बोलोगे तो ये याद है हो जाएगा। कनिष्ठ की बात करें तो कनिष्ठ का जो विलोम होता है वो होता है आपका ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ बड़ा, कनिष्ठ छोटा, ज्येष्ठ। कुटिल की बात करें तो कुटिल का क्या होता है? सरल। कुटिल का क्या होता है? सरल, कुटिल का सरल। और क्रोधी का क्या होता है? सज्जन या साधु। क्रोधी का सज्जन या सॉरी, क्रोधी का क्या हो जाएगा आपका? शांत होगा, क्रोध और शांत। क्रोधी का क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अभी एक क्रोध करने वाला, एक शांत रहने वाला है। खल का क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। खल का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? सज्जन, सज्जन या साधु, सज्जन या साधु। सज्जन में एक दय, एक जय है वो आधा आएगा, एक पूरा आएगा। खंडन का हो जाएगा मंडन, खंडन का क्या हो जाएगा? मंडन। और सर का क्या हो जाएगा? अक्षर, सर का अक्षर, सरगा अक्षर। अब एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर ले ताकि ये हमें अभी के भी यहीं पे याद हो जाए। सबसे पहले जो हमें दिया गया है उदयाचल, उदयाचल का विलोम होगा अस्ताचल। उपत्यका का होगा अधित्यका। उर्वर का उत्सर या फिर अनुर्वर। ऋजु का वक्र या कुटिल। अगला अगर कनिष्ठ की बात करें तो कनिष्ठ का होता है ज्येष्ठ, कनिष्ठ का क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। कुटिल की बात करें तो कुटिल का सरल होता है। और अगर क्रोधी की बात करें तो शांत। खल की बात करें सज्जन या साधु। खंडन की बात करें मंडन। और छर की बात करें अक्षर। तो ये हमने क्या कर लिए? विलोम शब्द कर लिए। अब हमारा जो 5वां क्वेश्चन बनता है वो बनता है अर्थ भेद का, यानी हमें शब्द युग्म दिए गए हैं 10, और उन शब्द युगों का हमें क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कान और एक कानी, कान और एक कानी। कान का अर्थ क्या होता है? कान का अर्थ होता है करण, कान का करण। और कानी की बात करें तो कानी का अर्थ होता है मर्यादा। क्या होता है? मर्यादा। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लेना। कान का अर्थ करण और कानी का अर्थ है मर्यादा। कीट का अर्थ होता है कीड़ा, कीट का अर्थ क्या होता है? कीड़ा। और कीटी का अर्थ होता है सुअर, कीटी का अर्थ क्या होता है? सुअर। इसमें इंपॉर्टेंट है सारे, जैसे कानी का मेरे को नहीं लगता कि सब बच्चों को याद होगा। कानी का मर्यादा, कीटी का सुअर। केत का अर्थ देखें तो केत का अर्थ होता है घर, जैसे निकेतन बोलते हैं ना, तो केत का घर। और केतु का अर्थ होता है झंडा, केतु का अर्थ होता है झंडा।
केतु का अर्थ क्या होगा? झंडा। कृति यानी रचना करना, बोलते हैं ना कि ये उसकी कृति है, यानी ये उसकी रचना है। और कृति, इसमें जो तय के ऊपर बड़ी मात्रा आएगी उसका अर्थ होता है कुशल। उसका अर्थ होता है कुशल या फिर पुण्यवान, या फिर पुण्यवान, दोनों ही आप याद कर लेना, कुशल या फिर पुण्यवान। इसमें कुल और कुल, कुल और कुल दोनों, अगर हम छोटे कै की बात करें तो इसका अर्थ होता है वंश। इसका अर्थ क्या होता है? वंश। और बड़े ऊ की बात करें तो इसका अर्थ होता है किनारा। किनारा बड़ा होता है तो किनारा। अगला है कपीस और कपीस। अगर हम बात करें कपीस की यानी बड़े पी की, तो इनका अर्थ होता है हनुमान, बजरंगबली, हनुमान, हनुमान। और कपीस की बात करें तो इसका होता है भूरा। क्या होता है? भूरा या बादामी, भूरा या बादामी। अगला हमें दिया गया है एक तो कपोत और एक है कपोल। कपोत का अर्थ हमें पता है क्या होता है? कबूतर। कपोत का अर्थ होता है कबूतर। और कपोल का अर्थ है वो होता है गाल। क्या होता है? गाल। कलुष और एक कुलिस। कलुष की बात करें, कुलुष का अर्थ होता है पाप। कलुष का अर्थ क्या होता है? पाप। और कुलिस का अर्थ होता है वज्र। कुलिस का अर्थ क्या होता है? वज्र। खर और खार, क्या आता है? खर और एक खार। खर का अर्थ हमें सबको पता है, इसका अर्थ होता है गधा। खर का पता होता है गधा। और जो खार होता है उसका अर्थ होता है छार या फिर राख, छार या फिर राख। और खंजन और खंजर। खंजन का अर्थ होता है जो छोटी चिड़िया होती है उसको बोलते हैं खंजन, एक छोटी चिड़िया, उसको क्या बोलते हैं? खंजन, छोटी चिड़िया को। और एक होता है खंजर, खंजर बोलते हैं कटार को। खंजर क्या बोलते हैं? कटार को। ये मुझे नहीं लगता कि आप सभी को ये चीजें याद होगी, तो एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को याद होगी, याद होने में ही हमारी भलाई है। तो हम एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें फिर याद हो जाए। कान, करण, कानी, मर्यादा। कीट, कीड़ा, किटी, सुअर। केत, घर, केतु, झंडा। कृति, रचना, कृति, कुशल या पुण्यवान। कुल, वंश, बड़ा कुल, किनारा। आगे हम बात करें, अगला जो हमें दिया गया वो है कपीस, हनुमान जी, बजरंगबली। कपीस भूरा बादामी। कपोत मीन्स कबूतर, कपोल यानी गाल। कलुष पाप, कुलिस वज्र। खर गधा, खार छार और राख। खंजन एक छोटी चिड़िया और खंजर कटार। अब इनमें से हमने 10 पढ़ा है ना, 10 में से अगर हम बात करें तो आपको 9 ऐसे ये शब्द युग्म हो गए जिसमें से 2 में से एक का पता होगा। जैसे कपीस का आपको पता है, कपोत का पता है, कलुष का पता है, आपको खर का पता है, खंजर का पता है। इसी प्रकार एक का तो आपको पता होगा। अब ये अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पे पेपर होता आपको तो आप फटाक से कर देते, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमें तो सिर्फ देख के करना होता है। तो एक का पता है तो हम देख लेते हैं कि ये किसमें होगा, तो उस हिसाब से हम कर देते हैं। लेकिन इसमें हमें लिखना होता है, लिखना होता है तो आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा पार्ट बी का क्वेश्चन। पार्ट बी के क्वेश्चन की बात करें तो कल मैंने आपको आंसर राइटिंग के लिए ये क्वेश्चन दिया था। और कथन, ये क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित कथन का भाव विस्तार करना है, यानी पलवन लिखना है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार आप किसी कथन को या फिर किसी की कही हुई बात को, मुहावरे, लोकोक्ति जो आपको दिया जाता है और उसका भाव विस्तार बोला जाता है, तो आपको किस प्रकार लिखना होता है। आप सभी की नहीं, आप सभी में से कुछ एक बच्चे पाएंगे, कुछ एक के नहीं, लगभग बच्चों की यही दिक्कत आती है कि उनको उस लाइन का अर्थ पता नहीं चलता। पूरी लाइन का अर्थ पता हो ना सही, पर अपन को एक एक शब्द है उसको पढ़ना होता है और उस शब्द को हमें सोचकर देखना होता है इसका क्या अर्थ निकलता है। एक एक शब्द को आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर उस चीज की आपको हैबिट सी बन जाएगी और आपको पता चलने लग जाएगा कि हाँ इस चीज का अर्थ क्या है। तो ये आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और एक लाइन को तोड़ तोड़ कर यानी उसकी हर एक शब्द को देखोगे, तब आपको वो चीज समझ में आएगी। कल मैंने कुछ आपको इसके बारे में बताया था और बताया था कि आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो।
तो चलिए अब हम देखते हैं कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में पलता है, इसका क्या मीनिंग होगा और हमें जो भाव विस्तार पल्लवन किस प्रकार करना होता है। सबसे हमें पहले हमें जो लाइन दी गई होती है उसको समझना होता है। अगर हमें उसका डायरेक्ट अर्थ पता होता है तो सबसे पहले हम उस अर्थ को बताते हैं। अगर वो अर्थ नहीं पता होता तो 2 से 3 शब्दों में उस अर्थ को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हमें एज इट इज उसका अर्थ नहीं पता, लेकिन हम उस चीज को समझाते जरूर है। जैसे महत्वाकांक्षा मनुष्य के मन में ऊर्जा का संचार करती है। हमने महत्वाकांक्षा है उसका थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। एक कमजोर व्यक्ति कभी महत्वाकांक्षी नहीं बन सकता, पर जिसके मन में महत्वाकांक्षा है, निरंतर अथक मेहनत करता है, वह स्वयं को कठोर अनुशासन को समर्पित कर देता है। अनेक ऐसे विकलांगों के उदाहरण मिल जाते हैं जो कठोर परिश्रम करके पैर न होने पर भी हिमालय पर चढ़ पाने में सफल हो गए। अब जो ये एक लाइन लिखी है ना, इस लाइन से काफी अच्छा इसमें फर्क पड़ता है और काफी एग्जामिनर है वो अच्छे नंबर भी देता है इसमें। ठीक है। तो यही मैंने पहले बताया कि अगर हमें उस चीज का बिल्कुल अच्छे से पता नहीं है कि उसका अर्थ क्या है, तो उस चीज को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो, उसका अर्थ समझाओ। वो 1 से 2 लाइनों में करो, फिर उस चीज के एग्जाम्पल देकर उस चीज को अपन को अच्छे से डिफाइन करना होता है। जब किसी के मन में महान बनने की चाह बलवती हो जाती है तो वह बिना घबराए अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होता है। असफलता का झूठा डर उसे रोक नहीं सकता, बल्कि वह अपने प्रति कठोर हो जाता है। वह अनवरत श्रम करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वह अपने शारीरिक असामर्थ्य को दरकिनार कर कड़ाई से उन सभी नियमों को पालन करता है और उसकी महत्वाकांक्षा को बल देने में सहायक बनते हैं। जो वो उसके जो नियम होते हैं उनको वो मतलब पूरे कड़े रूप से है उनका पालन करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उसकी महत्वाकांक्षा को बल देती है, उसे आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ने में उसको सहायक होते हैं, इसलिए वो उन नियमों को कड़े से पालन करता है। तो ये चीज इसमें दी है। ऐसा दृढ़ निश्चय अपने प्रति ही कठोर नहीं बनता, पर वह अपने घर परिवार और समाज के प्रति भी कठोर बन जाता है। वही चीज है, कुछ चीज को पाना होता है। जब अपन जॉब की तैयारी करते हैं तो खुद भी देख लीजिए, अब हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने घर वालों से दूर रहते हैं, अगर घर में ही बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो भी वो है कि उनसे बातें कम करते हैं, जितना काम होता है हम फटाफट करते हैं, फिर अपने पढ़ाई को टाइम देते हैं। तो वो अपने लिए अपने परिवार के लिए अपन कठोर बन रहे हैं कि हाँ हमें मेहनत करनी है, हमें जॉब है वो एक सिक्योर करनी है। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास ऑलरेडी जॉब है, लेकिन फिर भी वो आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा है कि हम आरएस आरपीएस तहसीलदार बने, वो इसी चीज के लिए बोल रहा है। क्योंकि घरेलू परिस्थितियों और कई बार सामाजिक रूढ़ मान्यताएं उसके मार्ग में बाधा स्वरूप उपस्थित होती है। बिल्कुल सही बोला इसने। ऐसे में उसे सर्वतोभावेन अपने संकल्प के प्रति जागरूक रहते हुए कर्तव्य पथ में किसी प्रकार की स्थिरता नहीं आने देनी चाहिए। वही है, अब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हम वही है कि घर में शादी हो गई, जब तक हम तैयारी कर रहे हैं तो हम वो देखते हैं कि ना कोई शादी में जाते, ना पार्टी में ना जाते, ना किसी के मतलब जैसे हमें ननियाल जाना हो, दादी के पास जाना हो तो कहीं नहीं जाते। हम सोचते हैं कि पहले हम तैयारी कर लें, फिर उसके बाद है हम जॉब लग जाए, उसके बाद सभी जगह घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी शादी सब करेंगे। एक चीज मैं बताऊं, जब तक जॉब नहीं होती हमें कहीं जाने का, अपने घर से अगर हम घर पे हैं, घर पे रह के तैयारी करें तो घर से बाहर जाने का मन नहीं करता। अगर हम बाहर कहीं पे रूम लेके या फिर कहीं बाहर तैयारी कर रहे हैं तो वहां जाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक चीज है वो सभी के साथ होती है कि जब हम कहीं बाहर अपने घर आए हुए हैं, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं बाहर जयपुर तैयारी कर रहे हैं, अपने घर है आए हैं, तो कोई ये नहीं पूछता तू कैसा है, तू टाइम से खाना खाता है, तेरी तबीयत कैसी रहती है। बस वो ये पूछते हैं कि वो जो तूने एग्जाम दिया था उसका क्या हुआ, अभी भी तू तैयारी कर रहा है, लगा नहीं है, क्या है, मतलब सारी चीजें ये पूछता है। कोई नहीं पूछता कि मतलब तू क्या कर रहा है। ये सारे यही पूछते हैं कि तेरी जो एग्जाम तूने दिया उसका क्या हुआ। कोई आपके घर वालों के अलावा ये कोई नहीं पूछता तू टाइम से खाना खाता है, तेरी तबीयत कैसी है। बस सभी ये चीज पूछते हैं, इसीलिए हम बाहर नहीं जा पाते। तो ये चीज है कि अपने अंदर गट्स बनाइए कि हाँ हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, मुझे ये जॉब है वो सिक्योर करनी है।
तो इसमें आगे हम देखें तो वह सारहीन सामाजिक निंदा की परवाह न करते हुए अपने मार्ग में आने वाले अनेक रोड़ों अवरोधों को लांघता हुआ सफलता के शिखर पर जा पहुंचता है। बात सही है। अगर हम इन सब चीजों के ध्यान देंगे तो कई बार तो ये भी होता है कि यहाँ उसका लड़का उनकी लड़की है, वो तो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ कौन सा रहा है, वो तो ऐसे कर रहा है, ऐसे ही बाहर घूम रहा है, वो पढ़ाई थोड़ी करता है, ऐसे ये चीजें होती है ना। तो वही है कि हमें जो हमारी जो सारी सामाजिक निंदा होती है उसको उसकी परवाह नहीं करनी है। अपने को खुद की तैयारी है वो अच्छे से करते रहनी है। जिस प्रकार कठोर सीपी में मोती पलता है उसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों के प्रति कठिन और क्रूर होकर ही महत्वाकांक्षी मनुष्य सफलता प्राप्त करता है। अब अपन को नहीं पता था कि कठोर सीपी में मोती पलता है, लेकिन इसने जो भावार्थ दिया था वो हमने लास्ट लाइन में लिखा ना, क्योंकि हमें पता चल गया कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में पलता है। क्यों? क्योंकि जो मोती होता है वो कठोर से कठोर सीप में है, वो पलता है, बनता है। तो जो महत्वाकांक्षा है वो महत्वाकांक्षा अपनी तभी पूरी होती है जब अपन उसका कठोरता से पालन करते हैं। कोई भी हमें कुछ चीज चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षा बन गई कि मेरे को वो चीज चाहिए, मेरे को ये जॉब चाहिए, मेरे को पढ़ना है लिखना है, तो वो जब तक अपन प्रयास नहीं करेंगे वो नहीं मिलेगी। तो इस चीज का यही सार था। अपन अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं सारी चीजें यही करती हूँ कि आपको इजी वे में समझाऊं, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल बिना संकोच के कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला जो टेस्ट रहने वाला है उस टेस्ट के अगले जो हम आंसर राइटिंग करेंगे उसकी बात करते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय बीकानेर की ओर से अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास हेतु विभिन्न सामग्री के लिए एक निविदा जारी करनी है, यानी एक टेंडर है वो जारी करना है। कौन करेगा? जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय बीकानेर। और किसके लिए? जो अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास है उसके लिए, विभिन्न सामग्री के लिए। अब इस चीज की आपको इसकी घर पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। कल हम फिर इसका अच्छे से क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे कि आपने किस प्रकार किया और आप किस प्रकार और एक कर सकते थे। अब आपको निविदा तैयार करनी है तो मैंने आपको कई बार बताया, तो एक बार मैं छोटा सा प्रारूप आपको और बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, राजस्थान सरकार लिखते हैं। उसके बाद है हमें कार्यालय का नाम दे रखा है। कार्यालय का नाम क्या है? ये है आपके अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय बीकानेर। तो आप लिख दोगे कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जिला बीकानेर, ये लाइन लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पे पत्र क्रमांक लिख दोगे। इस साइड है वो डेट लिख दोगे। फिर यहाँ पे आप बीच में क्या लिखोगे? इस साइड लिखोगे निविदा, सूचना संख्या कितने नंबर निविदा है। फिर आप एक दो लाइनों में बता दोगे कि जो हमारा इन्होंने क्या बोले का है, हाँ, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के द्वारा अल्पसंख्यक जो बालिका छात्रावास है उनके उपयोग के लिए हमें निम्नलिखित वस्तुएं चाहिए। सामग्री कहिए नहीं तो वस्तुएं चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये सामान की आपूर्ति हमें चाहिए। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? जैसे आप एक कुर्सी बना दोगे, कुर्सी की जरूरत हो गई, मेज की जरूरत हो गई, ये चीजें आप बता दोगे। फिर आप संख्या बता दोगे कि कुर्सी है वो हमें 1000 चाहिए, मेज है वो हमें 2000 चाहिए, ऐसे करके बता दोगे। लागत है आपकी कितनी, आपके अनुसार आप बता दो कि हाँ हमारी लागत है वो 5 लाख होगी, इनकी है वो लागत है वो 6 लाख होंगी। ठीक है। फिर आप धरोहर राशि भी रखोगे कि कितनी धरोहर राशि आप रखोगे। जैसे इसकी 10,000 रख दी, इसकी 5,000 रख दी, ऐसे आप धरोहर राशि रख दोगे। फिर आप कार्य करने की अवधि भी बता दोगे कि कितनी, वो जो टेबल बनाते हैं ना वो वाली, क्या क्या चीज करो, कार्य करने की जो अवधि है वो बता दो कि ये है वो 1 महीने में होना चाहिए, ये भी 1 महीने में होना चाहिए। फिर नीचे है वो निविदा की दिनांक, यानी डेट होगी ना कि किस डेट को है वो ये निविदा है आप जमा करवा सकते हो। लास्ट डेट कौन सी होगी, किस डेट को है ये निविदा खुलेगी, कहाँ खुलेगी, वो कार्यस्थल भी बता दोगे। उसके बाद है आप नीचे शर्तें लिख दोगे। जैसे मैं आपको पहले की जो शर्तें करवाती हूँ उसमें बताती हूँ ना, कि जैसे शर्तें होंगे कि जो इस निविदा को है वो पूर्ण आंशिक रूप से स्वीकार करना है, या फिर बीच में अस्वीकार करने का जो अधिकार होगा जो यहाँ पे हस्ताक्षर करता होगा उसका होगा। कोई भी अगर विवाद की स्थिति आती है तो यहाँ पे जो न्यायालय होगा वो जो यहाँ पे बीकानेर है तो जिला न्यायालय बीकानेर हो जाएगा। ये सारी जो निविदा की जो शर्तें हैं वो आप नीचे अंकित कर सकते हो। और फिर इस साइड है वो क्या कर दोगे आप, जो जिला अल्पसंख्यक अधिकारी होगा इनके साइन हो जाएंगे।
तो ये हो गया आपके निविदा। मैं इसी प्रकार आपको प्रारूप पहले बता रही हूँ पिछले 2 से 3 टेस्ट में, क्यों? क्योंकि आपके पास कंटेंट बहुत हो चुका है। अब अगर आपको प्रारूप याद होगा तभी आप अच्छे से इसको कर पाओगे। तो चलिए आप इसकी प्रैक्टिस करना, आंसर राइटिंग करना घर पे। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।